हेलो क्लास 11th। चलिए अब हम लोग आगे द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि शाहिद की और कौन कौन सी खूबियां हैं जिसे राइटर अमिताभ घोष यहाँ पर आपको बताते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हॉस्पिटल से छूटने के बाद वो जब बाहर निकल रहे थे डिस्चार्ज होने के बाद, तो उन्होंने एक हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी से ये पूछा कि वो कहाँ का है, और तब उस कर्मचारी ने बताया कि वो इक्वाडोर का है। और तब शाहिद को लगा कि ये व्यक्ति स्पेनिश ज़रूर जानता होगा, और इस वजह से उसने कहा कि मैं स्पेनिश सीखना चाहता हूँ। उस बीमारी की स्थिति में भी वो उनसे पूछते हैं कि तुम स्पेनिश जानते हो, मैं भी स्पेनिश सीखना चाहता हूँ, और क्योंकि मैं लॉर्का की किताबें पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। आगे देखिए, Shahi's gregoriousness has no limit, and there was never an evening when there wasn't party in his living room. शाहिद के मिलनसारपन की तो कोई सीमा ही नहीं थी, और ऐसा कोई भी शाम नहीं होती जब शाहिद की बैठक में कोई पार्टी न हुई हो, न हो रही होगी। ऐसा कभी भी नहीं होता था। I love it that so many people are here, he told me once. एक बार उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ इतने लोग हैं, मुझे इससे प्यार है, मुझे पसंद है ना। I love it that so many people are here. People come and there is always food. और मुझे ये पसंद है कि लोग यहाँ आते हैं और हमेशा यहाँ पर खाने का प्रबंध होता है। I love this spirit of festivity. It means that I don't have time to be depressed. और मुझे प्यार है ऐसे त्यौहार जैसे माहौल से, और मेरा मतलब ये है कि इससे तनावग्रस्त होने का मौका नहीं मिलता। यानी हर समय आप जब लोगों के साथ बिज़ी रहोगे तो स्वाभाविक है आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिलेगा, और जब आप ज़्यादा नहीं सोचोगे तो स्वाभाविक है आपको तनाव भी नहीं होगा। तो शाहिद के कहने का मतलब यही था। His apartment was spacious and airy, split level on the 7th floor of a newly renovated building. और उनका अपार्टमेंट जो था बहुत विशाल था, हवादार था, और कई लेवल, जैसे आपने देखा होगा कि घर के अंदर ही सीढ़ियाँ बनी रहती हैं जिससे ऊपर भी लोग जा सकते हैं, उस तरह से कई लेवल का था। बाहर से दिखा है एक अपार्टमेंट, लेकिन अंदर कई लेवल बने हुए थे। और ये जो कि इनका घर जो था वो 7वीं मंजिल पर था, और अभी हाल में ही उसमें रिनोवेशन किया गया था उस बिल्डिंग में। देयर वॉज कवर्नस स्टडी ऑन द टॉप फ्लोर, और वहाँ पर एकदम गुफाओं जैसा एक स्टडी रूम था जो कि टॉप फ्लोर पे था। एंड वाइट टेरेस दैट प्रोवाइडेड अ मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ मैनहट्टन स्काईलाइन अक्रॉस द ईस्ट रिवर. Shahid loved this view of the Brooklyn waterfront, slipping like a ghat into the East River under the glittering lights of Manhattan. और छत जो थी बहुत चौड़ी थी, और जहाँ पर मैनहट्टन का दृश्य जो कि ईस्ट रिवर के से बिल्कुल साफ दिखाई देता था। शाहिद को ब्रुकलिन का पानी के किनारे का दृश्य एक घाट की तरह नज़र आता था, ईस्ट रिवर के पास मैनहट्टन की चमचमाती रोशनी के बीच में। The journey from the foyer of Shahid's building to his door was a voyage between continents. और शाहिद की बिल्डिंग की जो लॉबी थी उससे घर के दरवाजे तक उनके पहुंचने में जैसा लगता था कि दो महादेशों की यात्रा कर रहे हैं। On the way up, the rich fragrance of Rogan Josh and Hawk would invade the door, grey interior of the elevator against the background of the songs and voices that were always echoing out of his apartment. Even the the ringing of the doorbell had an oddly musical sound. और इसके अलावा क्या था कि जैसे ही वो पहुँचते वहाँ पर लॉबी में तो क्या होता था, रोगन जोश की खुशबू आने लगती थी। हाग एक तरह का कश्मीरी साग है,
साग होता है ना, जो पालक की साग है ना, इस तरह की साग जो होती है, उस तरह का एक साग है, कश्मीरी साग, और उसकी तेज सुगंध आपको आपको लगेगी। एलिवेटर जो कि ग्रे रंग का होता है, पीछे बैकग्राउंड में जैसे ही एलिवेटर से बाहर निकलते तो वहाँ देखते कि बैकग्राउंड में लोग गाने की आवाज़ आ रही है, लोगों की आवाज़ आ रही है, जो कि शाहिद के अपार्टमेंट में जमा हैं। और हमेशा उनके अपार्टमेंट में आवाज़ें इस तरह की गूंजती रहती थी, और यहाँ तक कि डोरबेल की आवाज़ भी बड़ी संगीतमय थी, है ना। जैसे बहुत सारे लोग म्यूज़िकल डोरबेल लगाते हैं ना, कि एक बार बेल बजाओ तो म्यूज़िक बजता है, उस तरह का उनका डोरबेल था। सडनली शाहिद वुड अपीयर फ्लिंगिंग ओपन द डोर, रिलीजिंग a great cloud of hing into the frosty New York air. Oh, how nice, he would cry, clapping his hand. How nice that do you have come to see your little Muslim. और जैसे ही डोरबेल बजता तो दरवाज़ा खुलता, और उसके बाद शाहिद आ जाते वहाँ पर, तेज़ी से दरवाज़ा खोलते, और न्यूयॉर्क की हवा में ऐसा लगता है जैसे हींग की तेज़ खुशबू भर जाती, और फिर वह ज़ोर से बोलते, वहाँ कितना अच्छा है। फिर ज़ोर से ताली बजाते हुए कहते, कितना अच्छा है कि तुम अपने छोटे मुस्लिम से मिलने आए हो। Invariably, there would be some half dozen or more people gathered inside, poets, students, writers, relatives, and in the kitchen someone would always be cooking or making tea. बिना आपात के वहाँ कम से कम आधे दर्जन या उससे ज़्यादा लोग आ जाते, जिनमें कवि, छात्र, लेखक और रिश्तेदार होते, और रसोई में कोई ना कोई, जो किचन होता है उसमें कोई ना कोई होता, जो या तो खाना बना रहा होता या फिर चाय बना रहा होता। Almost to the very end, even as his life was consumed by his disease, he was the center of perpetual carnival, an endless mela of talk, laughter, food, and of course poetry. और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते, जिसमें छात्र भी होते, और उनके दोस्त लोग भी होते, कवि लेखक भी होते, और ये सब जानते हुए कि उनका जो अंत है बहुत करीब है, बीमारी उनका जीवन खा रही है, परंतु फिर भी वो इस जश्न के केंद्र में होते थे, जहाँ अनवरत बातें चलती रहती थी, हंसी और खाना चलता रहता था, और कविताएं भी चलती रहती थी। No matter how many people there were, Shahid was never so distracted as to lose track of the progress of the evening meal. और चाहे कितने भी लोग क्यों न हो, शाहिद कभी भी अपनी शाम के खाने की व्यवस्था से भटकते नहीं थे। यानी कि ये नहीं कि उनको पता नहीं है कि किचन में क्या काम हो रहा है या क्या बन रहा है, हमेशा ध्यान उनका रहता कि किचन में क्या खाना बन रहा है। From time to time he would interrupt himself to shout direction to whoever was in the kitchen. Yes, now add the dahi now. And even when his eyesight was failing, he would tell from the smell alone exactly which stage the Rogan Josh had reached. और चाहे कितने भी लोग क्यों न हो, शाम के खाने की व्यवस्था पर शाहिद की नज़र तो रहती ही थी। और क्या करते थे वो, समय समय पर जो किचन में खाना बना रहा होता जो व्यक्ति, उसको डायरेक्शन देते रहते और कहते हाँ चलो अब उसमें दही डाल दो, यानी कि जो खाना बन रहा है, जो भी चीज़ बन रही है उसमें दही डाल दो। और हालांकि उनकी जो नज़र थी बीमारी के कारण कम हो रही थी, लेकिन फिर भी रोगन जोश की महक से वो बता सकते थे कि अभी और पकने में कितना टाइम लगेगा, है ना। फिर जब ये सब बातें होती तो वो उसके बाद जब उनको महक से पता चल जाता कि खाना का मतलब रोगन जोश जो है वो कितना बन गया है, एंड व्हेन थिंग्स वर एग्जैक्टली एज दे शुड, उनको महक से पता चल जाता कि कैसे खुशबू आ रही, खाना बन गया है। ही वुड स्निफ एयर, वो सूंघते हवा में और क्राई आउट लाउड, और ज़ोर से चिल्लाते, आह खाना क्या महक है। और फिर वो कहते वाह वाह, खाने की कितनी अच्छी महक आ रही है। Shahid was legendary for his prowess in the kitchen, frequently spending days over planning and preparation of dinner party. और
शाहिद जो थे एक लेजेंडरी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। हालांकि रसोई के मामले में बड़ी कुशलता थी उनमें। अक्सर एक डिनर पार्टी के लिए वो कई दिनों से प्लानिंग कर लेते थे कि हाँ भाई डिनर में क्या क्या होगा। It was through one such party given while he was in Arizona. एक बार ऐसी ही पार्टी हुई थी जो अरिजोना में हुई थी। अमेरिका में एक जगह है अरिजोना, वहाँ हुई थी। एंड दैट ही मेट जेम्स मेरिल, और यहाँ पर इनकी मुलाकात एक कवि जिनका नाम जेम्स मेरिल है उससे हुई थी। द पोएट who was to radically alter the direction of his poetry। और जेम्स मेरिल एक ऐसे कवि हैं जिनके कविताओं का प्रभाव जो है इतना ज़्यादा साहित्य के ऊपर था कि मतलब एक तरह से कहिए कि जड़ से उनकी जो लिखने की स्टाइल थी, इस व्यक्ति ने इतना प्रभाव डाला था जेम्स मेरिल ने साहित्य की कविताओं पर, तो उन्होंने अपना तरीका ही बदल दिया कविता लिखने का। It was after this encounter that he began to experiment with a strict metrical pattern and verse form। और उनसे मुलाकात के बाद ही उन्होंने इस पर जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं उस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई मुझे कैसे लिखना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बड़ी सख्त तरीके से छंदबद्ध तरीके से कविताएं लिखनी शुरू कर दी। अपने जो पद होते हैं कविताओं के उसको लिखना शुरू कर दिया था। No one had a greater influence on Shahid's poetry than James Merrill। और शायद सचमुच ही जेम्स मेरिल से ज़्यादा प्रभाव किसी का भी शाहिद पर नहीं पड़ा था। मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर वो किसी व्यक्ति से हुए थे तो वो जेम्स मेरिल थे। Indeed, in the poem in which he most explicitly prefigured his death। और शायद सचमुच उन्होंने कविता में खुले तौर पर अपनी मृत्यु का जिक्र किया है उनसे प्रभावित होने के बाद। जेम्स मेरिल से प्रभावित होने के बाद उन कविताओं में उन्होंने अपनी मृत्यु की चर्चा भी की है। आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ही अवार्डेड द एनवॉय टू मेरिल। शाहिद हश, दिस इज मी जेम्स, द लव्ड वन ऑलवेज लीव्स। और उनका कहना है कि मैं सपना देखता हूँ कि मैं दुनिया के एकमात्र घाट पर हूँ। उन्होंने फैसले से अपना ये बताया, मतलब खुद उन्होंने फैसला लिया कि भाई जेम्स मेरिल जो है एक दूत की तरह हैं उनके लिए। और इसलिए जेम्स मेरिल ने शाहिद को ये बात कही कि शाहिद मैं हूँ ये जेम्स, जो और वो बताते हैं कि जो बहुत प्यारे लोग होते हैं जिनको आप बहुत प्यार करते हो वो जल्दी ही दुनिया को छोड़ जाते हैं। क्योंकि जेम्स मेरिल को भी ये बात मालूम थी कि शाहिद जो है कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और उनकी कैंसर की वजह से मृत्यु हो जाएगी। तो चलिए अब आगे इस कहानी को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आपको स्टोरी समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो चैप्टर से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें। और प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी कहानी, अब तक की जितनी कहानी मैंने सुनाई है आपको, पढ़ी है, आपको समझाया है, उसको आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।